हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे डी ब्रॉगली परिकल्पना के बारे में कि प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से एक तरंग संबंधित होती है, लेकिन ये केवल परिकल्पना है गाइस। और इसी परिकल्पना के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, अल्फा पार्टिकल से और गैस पार्टिकल से रिलेटेड तरंग की तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करी थी। इस परिकल्पना का सीधा सीधा ये मतलब है कि जब कोई पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो वो तरंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये परिकल्पना ही थी। बाद में तो साइंटिस्ट हुए जर्मर और डेविडसन, जिन्होंने बाई एक्सपेरिमेंट इस परिकल्पना को प्रूफ किया कि वास्तव में ये परिकल्पना सच है और जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो तरंग की तरह बिहेव करता है, उसमें तरंग की गुणधर्म आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक आज पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में आपके नहीं दे रखा है, वो 12वें चैप्टर का टॉपिक है। तो हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि जब अपन एक्सपेरिमेंट में उस टॉपिक का नाम मेंशन करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले वो पढ़ लेंगे। और साथ ही कंक्लूजन जब हम उस एक्सपेरिमेंट का देखेंगे तो उस कंक्लूजन को भी, उस निष्कर्ष को भी बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तो आज हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रकाश का विवर्तन। देखिए, प्रकाश का विवर्तन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन बेसिकली ये होता है कि जब भी प्रकाश किसी ऐसे अवरोध या फिर छिद्र से टकराता है या उस पर आपतित होता है जिस छिद्र या अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर या उससे छोटा हो, तो उस स्थिति में प्रकाश उस छिद्र या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है और इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मेरी बात समझिए, क्या कह रहा हूँ मैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कागज का गत्ता है, ठीक है। उस कागज के गत्ते के बीच में अपन एक छेद कर देते हैं, ठीक है। और छेद करने के बाद इधर से हम उस पर टॉर्च डालते हैं तो हमें इधर क्या दिखाई देगा? इधर हमें दिखाई देगा, जहाँ पे छेद है वहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा और बाकी जगह शैडो दिखाई देगा। अगर मैं उस छेद का आकार धीरे 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 घटाते जाऊँ तो क्या होगा? यहाँ पर आपके हिसाब से प्रकाश वाला क्षेत्र भी घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रकाश वाला क्षेत्र बढ़ता जाएगा और इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो समझिए विवर्तन क्या होता है। मैं यहाँ पे 3 डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में मैंने यहाँ पे एक छेद कर दिया, ठीक है। ये इस प्रकार का मैंने यहाँ पे छेद कर दिया और इस कार्डबोर्ड पे प्रकाश आपतित होता है। मान लेते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और इस छेद का जो आकार है वो है a, ठीक है। तो पहली कंडीशन में अपन ये मानते हैं कि जो छेद का आकार है वो उस तरंग दैर्ध्य से बड़ा है। छेद का आकार तरंग दैर्ध्य से बड़ा है। इस स्थिति में क्या होगा कि प्रकाश सीधा निकल जाएगा, इस प्रकार से सीधा निकल जाएगा और जहां पे टकराएगा वो वहां पे नहीं निकल पाएगा। क्लियर। सेकंड सिचुएशन की अगर बात करें, मैं यहीं पे अगर इस छेद का आकार थोड़ा कम कर देता हूं, इस प्रकार से, तो देखिए पहली सिचुएशन में छेद का आकार तरंग दैर्ध्य से बड़ा था। सेकंड सिचुएशन में मैं छेद का आकार तरंग दैर्ध्य के बराबर कर देता हूं, तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रकाश इस पे आपतित होगा सीधी रेखा में इस प्रकार से, वो अब इसके तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब छेद का आकार तरंग दैर्ध्य से बड़ा था तब तो प्रकाश सीधा चला गया। जब मैंने छेद का आकार तरंग दैर्ध्य के बराबर किया, मतलब छेद को छोटा किया, तो उस स्थिति में यह हुआ कि प्रकाश सीधा न जाके यहाँ पर इसके किनारों पर मुड़ जाता है और इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगर तीसरी सिचुएशन में मैं इस छेद का आकार तरंग दैर्ध्य से भी छोटा कर दूं तो क्या होगा? तो ये विवर्तन ज्यादा होगा, मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी। देखिए तीसरी कंडीशन में छेद का आकार और छोटा कर दिया तो क्या होगा?
प्रकाश इसके किनारों पर ज्यादा मुड़ जाएगा, इस प्रकार से। ये वाली घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है कि जब भी प्रकाश किसी ऐसे अवरोध या छिद्र से टकराता है जिसका आकार या तो उसके तरंगदैर्ध्य के बराबर हो या उसका आकार तरंगदैर्ध्य से छोटा हो, तो प्रकाश जो है वो उसके किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये आपके 12th क्लास में एक्टिविटी भी दे रखी है, तो जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो भी इसको परफॉर्म करेंगे। तो प्रकाश का विवर्तन बेसिकली क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन है कि जब हमारे पास छेद का आकार या किसी अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य के बराबर या उससे छोटा होगा, इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तरंगदैर्ध्य के बराबर या उससे छोटा हो, उस स्थिति में प्रकाश जो है वो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। और इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, कि जब भी किसी छेद या अवरोध का आकार किसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के बराबर या उससे छोटा हो, तब उस स्थिति में वो प्रकाश या वो तरंग उस छेद या अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, यानी प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब ये विवर्तन की जो घटना है वो हम डेली लाइफ में खूब सारी देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आकार तरंगदैर्ध्य के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब समझिए, प्रकाश का विवर्तन केवल मतलब विवर्तन जो है वो केवल तरंगों में होता है। प्रकाश तरंग है और विवर्तन इसका हो रहा है, इसका मतलब विवर्तन केवल तरंगों में संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लिख रहा हूँ कि विवर्तन केवल तरंगों में संभव है, विवर्तन केवल तरंगों में संबंधित, तरंगों में संभव है। इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, विवर्तन केवल और केवल तरंगों में ही हो सकता है, पार्टिकल में नहीं हो सकता। यानी अगर किसी का विवर्तन हो रहा है तो वो तरंग ही होगी, क्योंकि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में होता है, तो विवर्तन केवल तरंगों का संभव होता है। ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ा और डिस्कशन करता हूँ। हम बात करते हैं ध्वनि तरंगों की और प्रकाश तरंगों की। तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों की हम बात करें, उनका विवर्तन किस प्रकार से होता है, तो समझिए हम क्या बात करते हैं। मान लेते किसी कमरे में एक दीवार है और दीवार के इस साइड मैं खड़ा हूँ और इस साइड कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है। इस दीवार के इस साइड से जब मैं टॉर्च दीवार पे लगाता हूँ, है ना, प्रकाश उस पर आपतित करवाता हूँ, तो क्या दीवार के दूसरे साइड खड़े किसी व्यक्ति को उस प्रकाश की रोशनी दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। भाई अगर दीवार के इस साइड में टॉर्च से प्रकाश करता हूँ तो दीवार के उस साइड हमें वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं उनका जो तरंगदैर्ध्य है, प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्ध्य वो होता है 10⁻⁻7 मीटर के आसपास, 10⁻⁻7 मीटर, जो कि बहुत छोटा होता है। और दीवार जो है उसका आकार, दीवार का आकार मीटर में होता है, लंबाई चौड़ाई दीवार की मीटर में होती है, तो दीवार का आकार तो मीटर में है, जबकि तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻7 मीटर है। यानी इस स्थिति में तरंगदैर्ध्य तो है छोटी और दीवार का आकार क्या है? बड़ा। तो जब भी किसी अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य से बड़ा होगा तो उस स्थिति में उसका विवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश तरंगे जो होती है, लाइट जो टॉर्च में जिस टॉर्च से मैं लाइट वहाँ पे डाल रहा हूँ, उसकी तरंगदैर्ध्य दीवार के आकार से कम होती है, इसलिए वहाँ पे उसका विवर्तन नहीं होता। विवर्तन नहीं होने का मतलब वो मुड़ नहीं पाती है। ठीक है, मुड़ती नहीं, और जब वो मुड़ती नहीं है तो हमें दूसरी ओर दिखाई नहीं देती। क्लियर? लेकिन अगर दीवार के इस साइड में खड़ा हूँ और दूसरी साइड कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है और मैं उसको आवाज़ दूँ, तो क्या उसको मेरी आवाज़ सुनाई देगी? ऑफ कोर्स उसको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। उसका क्या कारण है? क्योंकि जो साउंड वेव्स होती है उनकी तरंगदैर्ध्य जो है वो 5 से 250 मीटर के आसपास होती है। 5 मीटर से लेकर 250 मीटर तक होती है साउंड वेव की तरंगदैर्ध्य। और जो दीवार है उसका आकार मेरे पास कितना होता है? दीवार का आकार तो 1 या 2 मीटर या 10 मीटर हो सकता है। तो इस स्थिति में तरंगदैर्ध्य का आकार क्या है? तरंगदैर्ध्य का मान है ज़्यादा और अवरोध का आकार क्या है? कम। तो क्या होता है कि जब अपन आवाज़ करते हैं तो यहाँ पर तरंगदैर्ध्य का मान जो है, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य, वो उस दीवार के आकार से ज़्यादा होने के कारण
इन ध्वनि तरंगों का विवर्तन होता है। विवर्तन किस प्रकार से, जहाँ पे मान लेते हैं मैं इसको रफ कर देता हूँ, मान लेते हैं कि ये दीवार है, दोनों सिचुएशन में बना लेता हूँ। पहले ये अपन बात कर रहे हैं प्रकाश की, प्रकाश तरंगों की, और ये बात करें हम ध्वनि तरंगों की, ठीक है। तो प्रकाश तरंग में किस प्रकार से होगा, यहाँ पे मान लेते हैं दीवार है, जब मैं इस पे टॉर्च डालता हूँ, टॉर्च से प्रकाश डालता हूँ, तो होता क्या है कि ये इससे टकराती है। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का आकार जो है, तरंग दैर्ध्य का मान, वो इस अवरोध के आकार से कम है। अवरोध के आकार से कम होने के कारण ये इसके किनारों पर मुड़ नहीं पाती और वापस लौट आती है, इसलिए इधर खड़े किसी व्यक्ति को वो टॉर्च की रोशनी दिखाई नहीं देती। लेकिन सिमिलरली अपन ध्वनि तरंगों की बात करें, जहाँ पे मान लेते वापस दीवार है और दीवार के इस साइड कोई व्यक्ति विशेष खड़ा है और वो उसको आवाज़ देता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी होती है, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य बड़ी है और इस दीवार का आकार जो है वो छोटा होता है। तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य बड़ी होने के कारण इन ध्वनि तरंगों का विवर्तन होगा, और विवर्तन हमने क्या पढ़ा, आंशिक रूप से मुड़ना। तो यहाँ पे ध्वनि तरंगे टकराती है और टकराने के बाद यहाँ से मुड़ के और यहाँ तक पहुँच जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि विवर्तन क्या होता है, विवर्तन होता है किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ना, विवर्तन कहलाता है। विवर्तन केवल किन में पाया जाता है, तरंगों में पाया जाता है, यानी जहाँ विवर्तन हो रहा है मतलब वहाँ पे तरंग एग्जिस्ट कर रही है। जो प्रकाश तरंग है उनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, अवरोध का आकार ज़्यादा होता है, इसलिए उनका विवर्तन नहीं हो पाता और इसी वजह से हमें वो दीवार की दूसरी साइड टॉर्च की रोशनी दिखाई नहीं देती है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, अवरोध का आकार कम होता है, और इसी वजह से जब हम दीवार या कमरे में जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो कमरे के बाहर तक भी उसको सुनाई दे सकता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा और अवरोध का आकार कम होने के कारण वो आंशिक रूप से मुड़ती हुई दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये हमने फैक्ट पढ़ा विवर्तन के बारे में। इंपॉर्टेंटली मैं आपको सिर्फ यह नोटिस कराना चाह रहा हूँ कि विवर्तन केवल तरंगों में होता है, जहाँ विवर्तन हो रहा है वहाँ पे तरंग एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब इस विवर्तन में एक नियम दिया जाता है जिसे ब्रैग का नियम कहते हैं, वो आपके 12th क्लास में नहीं है, वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, वो भी तब पढ़ोगे जब आप फिजिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करोगे। मैं यहाँ पे केवल ब्रैग नियम बता देता हूँ कि ब्रैग नियम क्या है, क्योंकि हम उस एक्सपेरिमेंट में इसका भी यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विवर्तन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको अपन रफ कर देते हैं। विवर्तन का एक नियम है जिसे अपन कहते हैं ब्रैग का नियम, ठीक है, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हायर स्टडीज में पढ़ाया जाता है, मैं केवल आपको लॉ बताऊंगा। लॉ ये कहता है कि जब किसी पार्टिकल पे कोई तरंग आपतित होती है तो उन तरंगों का जो विवर्तन होता है उस स्थिति में आपतन कोण का मान और विवर्तन कोण का मान समान होता है, मतलब जितने एंगल पर तरंगे आपतित होती है उतने ही एंगल पर वो वापस टकरा के जाती है ना। मान लेते हैं कोई तरंग आ रही है इस प्रकार से, इसके साथ अगर थीटा कोण बनाते हुए आएगी, दो तरंगे मैं मान लेता हूँ इस प्रकार से आ रही है, तो इससे जाने के बाद वो थीटा कोण बनाते हुए ही जाएगी। ये ब्रैग का विवर्तन का नियम कहलाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। मान लेते दो तरंगे आ रही थी, जितना एंगल बनाते हुए आई उतना ही एंगल ये बनाते हुए गई, ठीक है। ये परावर्तन नहीं है गाइस, ये विवर्तन है। विवर्तन में हम क्या बात करते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो ऑब्स्टेकल की जो साइज है उसके बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये विवर्तन है, परावर्तन नहीं है। आप समझिए, यहाँ पे अपन देखें कि ये तरंग आई और विवर्तित होकर इस दिशा में गई, ये दूसरी तरंग आई, इस तरंग को नाम 1, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये 1 डैश और ये 2 डैश हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों तरंगों को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने में कौन सी तरंग ज़्यादा पथ ट्रैवल कर रही है। ये तरंग तो इतना पथ ट्रैवल कर रही है, ये तरंग इससे थोड़ा ज़्यादा पथ ट्रैवल करेगी। कितना ज़्यादा पथ ट्रैवल करेगी, तो मैं इससे इस पर क्या डाल देता हूँ, लंब डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इस बिंदु से इस पर एक डाल देता हूँ लंब, ये डाल दिया मैंने लंब। तो अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम आएगी, मतलब इसने यहाँ से लेके
यहाँ तक एक्स्ट्रा पथ ट्रैवल किया, इतनी अधिक दूरी तय करेगी ये वाली तरंग। तो ये अधिक दूरी जो तय होती है इसे इसका पथांतर कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? इसे इसका कहते हैं पथांतर। ठीक है, पथों का अंतर, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ जो है वो ये कहता है कि पथांतर का जो मान होता है वो हमेशा लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा, मतलब उस तरंग की तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होगा। जो भी इन दोनों तरंगों के बीच पथों का अंतर आएगा वो या तो लैम्डा का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, मतलब इसका n गुना होगा। ठीक है, तो पथांतर डेल्टा का जो मान है वो n लैम्डा के बराबर आएगा। ये ब्रैग का विवर्तन का नियम कहता है। और मैं आपको केवल यहाँ इतना ही बताऊंगा क्योंकि हायर स्टडीज़ में इसको पढ़ाया जाता है। आपके काम की चीज़ केवल ये है कि ब्रैग का विवर्तन का नियम है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के बराबर होती है। और जो पथांतर है, एक्स्ट्रा पथ जो तय किया जाता है, उसका मान हमेशा लैम्डा का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना यानी कि n गुना होगा। और इन्हीं दोनों बातों का हम हमारे जर्मन डिवीजन प्रयोग में यूज़ करेंगे। तो मैंने बेसिकली क्या बताया आपको? मैंने बताया कि विवर्तन क्या होता है। विवर्तन होता है किसी भी तरंग का किसी छिद्र या अवरोध क्या है, तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाना। विवर्तन केवल तरंगों में संभव है गाइस। जहाँ विवर्तन हो रहा है वहाँ तरंग होगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो और तीसरा कि ब्रैग का डिफ्रैक्शन जो होता है, ब्रैग डिफ्रैक्शन लॉ ये कहता है कि पथांतर का मान जो है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो आज का ये जो पूरा मैंने लेक्चर डिलीवर करा है वो पूरा एक्स्ट्रा कंटेंट है। ठीक है, और इससे आगे हम बात करेंगे जर्मन डिवीजन एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हम डी ब्रॉगली की परिकल्पना को सत्य साबित करेंगे कि वास्तव में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो इसी तरह बिहेव करता है जैसे वो वेव हो, यानी उसमें वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।